देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर आधुनिकवाद के एक और महत्वपूर्ण विचारक। ये दो विचारक हैं भैया, पढ़ लेना, इनके नाम भी नहीं बोले जा रहे हैं। शंताल मूफ और एक एर्नेस्टो लाक्लू। ठीक है, जो भी हैं भैया इनको अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेन पॉइंट की अगर बात करी जाए, ये दोनों विचारक जो हैं उत्तर आधुनिकवाद की बात करते हैं, यानी कि नई विचारधारा की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पुराने समय से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, जो विचारधाराएँ उत्पन्न हुई थी, जैसे कि हमारा उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया। बेसिकली तो ये मार्क्सवाद के ऊपर बात करते हैं कि मार्क्सवाद हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करता है कि वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के बाद ही समाज में समानता, अधिकार, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी विचारधाराएं हैं जिसके द्वारा हम समाज में इक्वालिटी हो गया, ठीक है, उस और समानता हो गया, ग्रोथ हो गया, आर्थिक विकास हो गया, और एक अच्छा सरकारी व्यवस्था हम स्थापित कर सकते हैं ताकि संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि मेन जो है ये विचारधाराओं के ऊपर बात करेंगे पूरे टॉपिक पे। उसी तरीके से उदारवाद है। ज़रूरी नहीं कि उदारवाद में सभी लोगों को सारे फ्रीडम के राइट्स मिलें। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ मार्क्सवादी भी होता है और हमारा उदारवाद, दोनों का मिश्रण होता है। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, 1985 में लिखी थी, तो आप इसको ज़रूर लिखना जब ये एग्ज़ाम में टॉपिक आएगा। तो ये बुक्स ज़रूर लिख लेना, ये जो इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम 1985 में आई थी, जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा की सीमाओं को उजागर करते हुए एक वैकल्पिक लोकतांत्रिक सोच का प्रस्ताव रखा गया था इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मेन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना। पहला है लाकुलू और मूफ परंपरागत मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं, जिसमें केवल वर्ग संघर्ष को राजनीतिक संघर्ष का केंद्र माना गया है। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि मार्क्सवाद हमेशा कहता है कि वर्ग संघर्ष यानी जो मजदूर वर्ग हैं कि उनको अधिकार देना चाहिए, ठीक है, उनको उनके हक का पैसा देना चाहिए और संसाधनों का अच्छे से वितरण करना चाहिए, ताकि ये असमानता समाज में उत्पन्न ना हो अमीर और गरीब की। इनका कहना था कि समाज में केवल पूंजीपति वर्सेस मजदूर वर्ग का ही संघर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कई प्रकार के संघर्ष आज भी मौजूद हैं, जैसे स्त्रीवाद हो गया, दलित हो गया, नस्ली हो गया। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया मार्क्सवाद में, लेकिन ये भी समाज में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वर्चस्व को पुनः परिभाषित करना चाहिए। वर्चस्व का पारंपरिक अर्थ होता है किसी एक विचारधारा या शक्ति का दूसरे पर नियंत्रण। सही बात है, एक ऐसी विचारधारा जो उससे बढ़िया है तो वर्चस्व ही होगा। 12th क्लास में भी आपने भी पढ़ाई होगा कि जब पुंज समाजवादी विचारधारा ख़त्म हो गई थी तो तीसरी विचारधारा वर्चस्व में आई थी, वो थी अमेरिका की पूंजीवाद उदारवादी विचारधारा। ठीक है, जिसके नाम पे एक चैप्टर भी था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया था नया सिलेबस जब बाद में आया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन लाकुलू और मूफ इसे एक अस्थायी लगातार बनने वाली प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि कोई विचारधारा हमेशा नहीं रहता, समय समय की बात होती है। उनके अनुसार समाज में कोई भी विचारधारा हमेशा के लिए प्रभावशाली नहीं रहती। विचारधारा पहचानने और आंदोलन समय समय पर बदलते रहें। अगर हमारा देश की बात करें, गुलाम था तो हमेशा क्या जाता, ईस्ट इंडिया का सूर्यास्त कभी नहीं होता, लेकिन वो हो भी गया। ठीक है, कि कहीं ना कहीं से कहीं भी सूरज निकलेगा वहाँ पे ईस्ट इंडिया का राज होगा, ऐसा बोला जाता था। अगर पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में सूरज निकलेगा, मान लो आज इंडिया में अंधेरा है, तो यूके में या किसी और एरिया में ब्रिटेन का राज होगा, जहाँ पे सवेरा है, यहाँ पे शासन हमेशा चलता रहेगा पूरे अर्थ पे। तो ऐसा कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देख लो, ना जाने कितने देश आज़ाद हैं। ठीक है, राजनीतिक संघर्ष इस बात पर होता है कि कौन सी पहचान और विचारधारा सामान्य मानी जाएगी, यानी कि किसकी ज़रूरत होगी वही आगे चलेगी। समय समय पे ये सारी चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। देश में देख लो, सरकारें बदलती रहती हैं, आज इसकी सरकार तो कल उसकी सरकार। विमर्श और असहमति की राजनीति। ठीक है, राजनीति का मूल आधार है, मूल स्वभाव असहमति को स्वीकार करना। सही बात है, अगर हम लोग कहीं बैठे हैं, राजनीति तो ऐसे मेरे विचार आपसे मेल नहीं खाते, आपके विचार मेरे से मेल नहीं खाते,
इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बस विचार ही तो मतभेद नहीं है कि हाँ आप इस काम को ऐसे करो, उस काम को ऐसे करो, आपको ये नीति लानी चाहिए, वो नीति लानी चाहिए। दोनों अपने अपने जरिए क्या हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी से आंतरिक लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि एक आदर्श लोकतंत्र वह है जो विभिन्न मतों, संघर्षों और पहचान की असहमति को स्वीकार करे, ना कि उसे दबाए। और ये सही बात है। वे इसे, ये नाम पढ़ लेना, एगोनिस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी कि टकराव की लोकतांत्रिक राजनीति। और ये होना भी चाहिए किसी भी नई पॉलिटिक्स के अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी विपक्ष अच्छे से स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हमारे देश में है, विपक्ष को हमेशा शक्तियाँ दी जाती हैं कि वो वर्तमान सरकार को देश में जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने रखे, और सरकार की अगर कोई गलत नीति है तो उस पर उसका ध्यान आकर्षित करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्तमान में सरकार कोई पावरफुल है तो अपना विपक्ष हटा देगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि विरोधियों को दुश्मन नहीं प्रतियोगी मानना चाहिए, जिससे संवाद बना रहे। ओके, पहचान की राजनीति। पहचान का मतलब कोई स्थायी प्राकृतिक चीज़ नहीं है, बल्कि ये राजनीति और सामाजिक संघर्षों में बनती रहती है। जैसे महिला होना सिर्फ जैविक नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है। दलित पहचान सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव और संघर्ष से बनती है। ओके, हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि ये दलित है, क्योंकि समाज में इस वर्गों के साथ क्या हो रहा है, असमानता का व्यवहार हो रहा है, इनके साथ शोषित हो रहा है, ये शोषण हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा वर्ग है जिसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो दलित हमने एक कैटेगरी दी। अब हमें कैसे पता लगा, समाज में उनके साथ गलत हुआ इसलिए बताया गया। इसलिए राजनीति आंदोलन को इन विविध पहचानों को साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि केवल वर्ग पर आधारित राजनीति करना चाहिए। ठीक है, सबको साथ लेके चलें। अब आता है उत्तर आधुनिक लोकतंत्र की कल्पना। लाकुल और मुफ्त ऐसे लोकतंत्र की वकालत करते हैं जो निश्चित और ठोस एक रूप नहीं है, यानी कि जिसमें सभी विचारों को सुनने की जगह होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अपना पक्ष सुन लिया और उसी से फैसला कर दिया, नहीं, दोनों पक्षों को सुनो, क्या सही है उसी का हमें फैसला लेना चाहिए। जहाँ सत्ता स्थायी नहीं बल्कि बदलती रहती है हमारा देश, जिसमें विविध आंदोलन एक साथ चल सके भले ही उनके लक्ष्य अलग हों। इंडिया एग्जाम्पल है इसका। वह इसे रेडिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी एक गहरा बहुलतावादी और संघर्षशील लोकतंत्र है, यानी कि सब जहाँ एक साथ रहते हैं भले उनके उद्देश्य अलग अलग क्यों ना हो। अब इसका निष्कर्ष है कि राजनीति में केवल वर्ग नहीं होते बल्कि लिंग, जाति, नस्ल, संस्कृति सभी तरह के लोग शामिल होते हैं, सभी लोग इम्पोर्टेंट भी हैं। लोकतंत्र कोई तयशुदा ढांचा नहीं है, एक सिस्टम बना दिए इस तरीके से काम नहीं, खुला प्रक्रिया, खुले विचार हैं, सब लोग आ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन किसी को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चा लोकतंत्र वही है जो विभिन्न पहचानों को एक साथ स्वीकार कर सके और सत्ता को स्थायी ना मानते हुए हर समय सवाल उठाने की जगह दे सके, वही एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, और उत्तर आधुनिक लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता को चुनौती देने की आज़ादी और असहमति को स्वीकार्यता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा, जैसे फॉर हम नौकरी की भी बात करें, कोई भी ऐसी कंपनी अगर अपने फीडबैक में अपनी गलतियों को ना पढ़ सके और उसे एक्सेप्ट ना करे, वो कभी ग्रो नहीं कर सकती। जो कंपनियां फीडबैक में अपना गलतियां समझती हैं कि हाँ हमारे से ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जनता जो पब्लिक है, जो सर्विस है, कस्टमर ये मांग रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में और अच्छे से टिक सकें और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो वही अच्छे से टिक पाती है समाज में, वही इसके अंदर बात करी गई है, वही एक अच्छी विचारधारा है, वही एक अच्छा आधुनिक लोकतंत्र है। ठीक है, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकवाद के वैश्वीकरण पे विचार, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक फिर ख़त्म हो जाएगा।